साल 2015 में मैं और मेरे दो दोस्तों ने कैंपिंग और हाइकिंग की छुट्टियों पर जाने का फैसला किया। हम इससे पहले भी कुछ कैंपिंग ट्रिप्स पर जा चुके थे, लेकिन 2015 में पहली बार हमारे मन में कुछ बड़ा करने का ख्याल आया। सिर्फ किसी झील के किनारे कैंप लगाकर बारबेक्यू करने से कहीं ज्यादा रोमांचक। हमने इस ट्रिप की योजना सर्दियों के आखिरी दिनों के लिए बनाई, ताकि मौसम साफ रहे और ट्रेल्स भी अच्छी हालत में हो। काफी चर्चा के बाद हमने तय किया कि हाइकिंग की शुरुआत साउथ लेक टहॉय के पास स्थित एको लेक से करेंगे और अंत ट्रकी के पास डॉनर पास पर होगा। पूरी यात्रा लगभग 70 मील लंबी थी, जिसे हमें 5 दिनों में हाइकिंग और कैंपिंग करते हुए पूरा करना था। क्योंकि हम डेसोलेशन विल्डरनेस में कैंप करने वाले थे, इसलिए हमें पहले से परमिट लेने पड़े। लेकिन वो सब इंतजाम करना कैंपिंग और हाइकिंग से काफी आसान था। और चूंकि हमारे पास पूरे 5 दिन थे, इसलिए हमें रास्ते में कहीं से सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती और हम पूरी हाइक के दौरान सिविलाइजेशन से दूर रह सकते थे। सबको लगता था कि हम पागल हैं। आखिर 70 मील की 1 हफ्ते लंबी हाइकिंग ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टियां बिताने का आदर्श तरीका नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे रवाना होने की तारीख करीब आई, मुझे याद है कि हम तीनों उत्साह से भरे हुए थे। ये सिर्फ खुद को परखने या बहादुरी साबित करने का मौका नहीं था। ये एक साथ में अच्छा समय बिताने का मौका था। और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, ऐसे मौके कम होते जा रहे थे। तो पहले दिन हमने एको लेक से अपनी हाइक शुरू की। शुरुआत से ही ट्रेल बहुत खूबसूरत थी। लगभग 10 मील तक अल्पाइन झीलों वाले शानदार इलाकों से गुजरते हुए हम लेक अलोहा तक पहुंचे, और शायद वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कैंपिंग जगहों में से एक थी। वो झील चारों तरफ से विशाल ग्रेनाइट पहाड़ों से घिरी हुई थी और उसका पानी इतना साफ था कि लगभग क्रिस्टल जैसा दिखाई देता था। रात बिताने के लिए वो एकदम परफेक्ट जगह थी। और उस रात जब हम कैंपफायर के चारों ओर बैठे थे, तो मुझे याद है कि मैंने सोचा था कि शायद इस यात्रा पर आने का फैसला हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। दूसरा दिन थोड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत के लायक था। मिडल वेल्मा लेक तक पहुंचने के लिए हमने कुल 13 मील की दूरी तय की, और उस दिन का सबसे यादगार हिस्सा डिक्स पास की चढ़ाई था। अगर आप ये नाम सुनकर बिना हंसे आगे बढ़ गए, तो मैं इसे इस बात का सबूत मानूंगा कि आप एआई हैं। मजाक कर रहा हूं। डिक्स पास पूरी यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,000 फीट थी। इसलिए ऊपर से दिखाई देने वाले नज़ारे बिल्कुल अविश्वसनीय थे। चढ़ाई बहुत थकाने वाली थी, लेकिन जब भी हम थककर चूर होने लगते, कोई ना कोई डिक्स पास को लेकर मजाक कर देता और हम फिर हंसने लगते। और सच कहूं तो आज तक वो मजाक पुराने नहीं लगे। उसके बाद रास्ता नीचे की तरफ जाता था और हम झील के किनारे एक शांत कैंपसाइट तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से तीसरा दिन कहीं ज्यादा आरामदायक साबित हुआ। वो ट्रेल जंगलों और घास के मैदानों से होकर गुजरती थी, और रास्ते में मैंने कई छोटी धाराएं पार की। ये उन दिनों में से था जब आप बस अपने ख्यालों में खो सकते हैं और प्रकृति के बीच होने का आनंद ले सकते हैं। दूसरे दिन के मुकाबले वो ट्रेल्स हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकली, इसलिए हम रिचर्डसन लेक तक उम्मीद से काफी पहले पहुंच गए। हमें कैंप लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह मिल गई। हमने रात का खाना बनाया और फिर बर्बन से भरी एक बोतल आपस में घुमाते हुए उस खूबसूरत माहौल का आनंद लिया, और उसके बाद सोने चले गए। चौथे दिन हमने बारकर पास तक 13 मील की दूरी तय की, और बिना किसी शक के वही दिन सबसे तनावपूर्ण था। हमें लेक टहोय के ऊपर मौजूद
ऊंची रिज लाइनों पर चलना पड़ा और लगातार 4 दिनों की थकान जमा हो चुकी थी, इसलिए ये काम और भी मुश्किल लग रहा था। झील का नज़ारा भले ही शानदार था, लेकिन जैसे ही मैं किसी किनारे के पास जाता और नीचे झांकने की कोशिश करता, मेरी ऊंचाई से डरने की आदत पूरी तरह हावी हो जाती। राहत की बात यह थी कि आगे चलकर ट्रेल नीचे बार्कर्स पास की तरफ उतरने लगी और समतल जमीन पर पहुंचकर मुझे काफी बेहतर महसूस हुआ। फिर जब हमने कैंप लगा लिया तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके पास हमारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। उसने ये बात तब तक छुपा कर रखी थी जब तक हम यात्रा के सबसे कठिन हिस्सों को पार नहीं कर लेते। उसने अपने बैग में मशरूम्स की एक छोटी सी थैली छिपा कर रखी हुई थी। उसे इस तरह की चीजों का शौक था। मेरा मतलब है साइकेडेलिक पदार्थों का। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि जंगल के बीच थोड़ा अनुभव लेना चाहता था। लेकिन उसने बिना बताए खुद ही उन्हें खाने की बजाय इसलिए बात छेड़ी क्योंकि वो 3 लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा लेकर आया था और मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। बारबेक्यू करते हुए ठंडी बियर पीने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने सिगरेट और गांजा दोनों आजमाए थे और दोनों ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसलिए जंगलों के बीचों बीच मैजिक मशरूम खाने का विचार मुझे शुरुआत में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगा। लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद मैंने तय किया कि मैं आधी मात्रा ले लूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त ने कितनी मात्रा नापी थी, लेकिन उसने मुझे कोई काला और बदबूदार सा गुच्छा पकड़ा दिया। फिर उसने कहा कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी के साथ एक एक करके गोली की तरह निगल जाओ। उसने कहा कि अगर मैंने इन्हें चबाया तो मुझे उल्टी हो जाएगी और सारा मामला बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने वही किया जो उसने कहा। मैंने उन छोटे छोटे टुकड़ों को निगल लिया, चाहे वो कैप के थे या डंठल के, और फिर असर शुरू होने का इंतजार करने लगा। मेरे दोस्त ने भरोसा दिलाया था कि यह अनुभव वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा लोग एलएसडी के पागलपन भरे ट्रिप्स के बारे में बताते हैं। उसने कहा था कि यह गांजे जैसा एहसास देगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तीव्र होगा और इसमें धूम्रपान वाली बात भी नहीं होगी। और वही हिस्सा था जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद था। उसने कहा था कि मुझे गर्माहट महसूस होगी, मैं खुश और हंसमुख हो जाऊंगा और बहुत ज्यादा भूख लगेगी। और वो बिल्कुल सही था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक बहुत सुनसान जगह पर था और पूरी तरह बेफिक्र महसूस कर रहा था। लेकिन जो भी वजह हो, वो अनुभव सचमुच बहुत मजेदार निकला। हम झील के किनारे ऊपर नीचे घूमते रहे, चांद की तरफ देखकर आवाजें निकालते रहे और पेट पकड़कर हंसते रहे। और जब असर धीरे धीरे कम होने लगा, तब मुझे लगा कि मुझे सिर्फ एक छोटी सी हैलुसिनेशन जैसी चीज हुई थी। एक समय ऐसा आया जब कैंप की तरफ लौटते हुए मैं अपने दोनों दोस्तों से पीछे रह गया, क्योंकि मैं बिना किसी लाइट पॉल्यूशन वाले रात के आसमान को निहार रहा था। वैसे भी रात के आसमान को देर तक देखना अपने आप में एक अजीब अनुभव होता है, लेकिन मशरूम की उस आधी खुराक के असर में ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार आसमान देख रहा हूं। मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में अजीब सा एहसास हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वो किसी तस्वीर की तरह नहीं, बल्कि पूरी तरह 3 डायमेंशनल है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ब्रह्मांड के सबसे दूर के किनारों तक देख सकता हूं। अगले ही पल मैं नीचे देखने लगा और मुझे हल्का सा चक्कर जैसा महसूस हुआ। जब मैंने अपनी नजरें दोबारा फोकस करने की कोशिश की तो मुझे लगभग 40 गज दूर एक आकृति खड़ी दिखाई दी। मैंने तुरंत आवाज लगाई, अरे रुको, मेरा इंतजार करो।
और मैं उसकी तरफ चलने लगा, लेकिन वो आकृति मुड़ी और उस दिशा में चलने लगी जहां से हम अभी अभी आए थे। तभी पीछे से मेरे दोस्तों की आवाज आई, अरे तू कहाँ जा रहा है, इस तरफ आ। और अगर ये बात अभी भी साफ नहीं हुई हो तो मैं लगभग पूरी तरह यकीन कर चुका था कि मैंने हमारे पीछे किसी को देखा था। लेकिन जब मैंने इस बारे में ध्यान से सोचा तो एक बात समझ आई। वो आकृति चलते हुए लगातार मेरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे घूमी हुई हो, बिल्कुल एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की तरह। क्योंकि ये पूरी तरह असंभव था, इसलिए हम तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद मुझे बस एक हल्का सा भ्रम हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि मैं कई मिनट तक रात के आसमान को घूरता रहा था और मेरी आंखें अभी भी उसी से प्रभावित थी। ये काफी अजीब था, लेकिन उस हालत में कुछ हद तक अपेक्षित भी था। और चूंकि हम सब बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए हमने उस बात पर हंस दिया और कैंप लौटकर जरूरी नींद लेने चले गए। आखिरी दिन मुझे याद है कि मैं अजीब तरह से तरोताजा महसूस करते हुए जागा। हमने रात जिस तरह बिताई थी उसे देखते हुए ये एहसास थोड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन स्वागत योग्य भी था। क्योंकि आखिरी चरण में हमें डॉनर पास तक पूरे 19 मील चलना था, और अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो हमें जंगल में एक एक्स्ट्रा रात बितानी पड़ती। और जाहिर है यह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। हमें सुबह 5 बजे निकलना पड़ा और लगभग लगातार चलते हुए एक ऐसी रफ्तार बनाए रखनी पड़ी जो काफी थका देने वाली थी। लेकिन किसी तरह हम सफल हो गए। 5 दिनों में वो सबसे कठिन दिन था। अगर हमें पहले से पता होता कि आखिरी दिन इतना मुश्किल होने वाला है तो हम मशरूम वाला सारा प्लान आखिरी रात के लिए बचा कर रखते। भले ही हमने दिन की शुरुआत तरोताजा होकर की थी, लेकिन एक ही दिन में 19 मील चलने के बाद हमारे पैरों में छाले पड़ चुके थे और हम पूरी तरह थक चुके थे। फिर भी ये सब होने के बावजूद डॉनर पास तक पहुंचना अविश्वसनीय महसूस हो रहा था। मानता हूं कि हम इतने पीछे रह गए थे कि आखिरी दिन हमें पूरे 19 मील चलने पड़े, लेकिन हमने वही किया था जो हमने करने का लक्ष्य रखा था और उसी समय सीमा के भीतर किया था जो हमने तय की थी। भले ही ये कोई असाधारण या ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं थी, लेकिन हम तीनों खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। हमने अपनी आखिरी कैंपसाइट ढूंढी, सारा सामान लगाया और फिर खुद को इनाम देने के लिए वो सब खाने लगे जो अभी तक बचा हुआ था। रात करीब 9:30 बजे जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छा गया था, हम आग के चारों ओर बैठे हुए थे। हम सोच रहे थे कि अब टेंट में जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि हाइकिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। हम सब थोड़े भावुक भी होने लगे थे। ऐसा नहीं कि कोई रोने वाला था, बस दोस्तों वाली इमोशनल बातें हो रही थी। फिर जब हम उनिंदी हालत में आग के आसपास बैठे बातें कर रहे थे, तभी हमें पेड़ों के बीच से आती हुई कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज आग की रोशनी से जरा सा बाहर अंधेरे हिस्से से आ रही थी। जैसा आप सोच सकते हैं, इससे हम सब काफी घबरा गए। हालांकि अगर हमें 2 पैरों की बजाय 4 पैरों की आवाज सुनाई देती तो हम उससे कहीं ज्यादा डर जाते। कम से कम हमें इतना पता था कि वो कोई इंसान था। इसलिए जब वो आदमी आग की रोशनी में आया तो हम पूरी तरह चौंके नहीं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि वो आखिर चाहता क्या है। फिर वो रुका और उसने बोलना शुरू किया। उसके बोलने के तरीके से ही हमें तुरंत महसूस हो गया कि उसमें कुछ अलग था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उसके कुछ दांत गायब हो या उसके मुंह में कोई समस्या हो। और जब वो करीब आया तो हमें वजह समझ आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके निचले जबड़े का एक हिस्सा
गायब था। उसके गाल का एक हिस्सा अंदर धंसा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही वो हल्का लंगड़ाकर चलता था, जो साफ दिखाई देता था। उसने कहा, रात अच्छी है ना? मेरे एक दोस्त ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या वो आगे बढ़ने से पहले कुछ देर हमारे साथ आग के पास बैठ सकता है। वो आदमी अकेला लग रहा था। हालांकि उसके मैले कुचले पुराने कपड़े और बिग बैंग थ्योरी के शेल्डन जैसा हेयर कट उसे थोड़ा संदिग्ध बना रहे थे। फिर भी हमें उसे कुछ देर बैठने देने में कोई खतरा नहीं लगा। मेरे एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या आप हाइकर हैं? उसने जवाब दिया, मैं तो पूरी जिंदगी से इस इलाके में ही घूमता रहा हूं। ये कहते हुए वो आग के पास एक खाली जगह पर बैठ गया। जैसा मैंने कहा, उसके कपड़े बहुत पुराने और घिसे हुए लग रहे थे और उसकी वो अजीब सी ऊंची हेयरलाइन वाली हेयर कट भी थी। लेकिन उसकी सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। मुझे नहीं पता उसके जबड़े के साथ वास्तव में क्या हुआ था। शायद कोई दुर्घटना हुई हो या शायद वो जन्म से ही ऐसा रहा हो। मैं ऐसी बात को डरावना नहीं कहूंगा, बस दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा। लेकिन कैंपफायर की हल्की नारंगी रोशनी में उसकी आंखें ठंडी काली धूल जैसी दिखाई दे रही थी। वो छोटी और चमकदार थी, बिल्कुल चूहे की आंखों जैसी। हालांकि वो पूरी तरह काली नहीं थी, लेकिन जिस तरह वो आंखें सिकोड़ कर आग की लपटों में देख रहा था, उससे वो बहुत असहज और लगभग अमानवीय लग रही थी। मेरे एक दोस्त ने आगे पूछा कि क्या आप यहीं आसपास रहते हैं? उसने जवाब दिया कि वो और उसका परिवार वहां बहुत बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। उसने लंबे समय वाले शब्द को इतना खींचा कि ऐसा लगा जैसे वो समय की शुरुआत से ही वहां रह रहा हो। वो ये सब आंख की लपटों में देखते हुए कह रहा था। इस दौरान मैं और मेरा एक दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हमारी नजरों में एक ही सवाल था, ओ नहीं, ये आदमी अब अजीब बातें शुरू करने वाला है। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने आंख से नजरें हटाईं और पूछा कि हम वहां क्या कर रहे थे। हमने उसे ज्यादा विस्तार में नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम वहां कैंपिंग कर रहे थे। फिर उसने पूछा कि क्या हमारे पास हथियार हैं। कागजी कार्रवाई कम रखने के लिए हम तीनों में से सिर्फ एक ने DW फायर आर्म्स परमिट लिया था। इसका मतलब था कि हथियार सिर्फ वही व्यक्ति रख सकता था, और वजन कम रखने के लिए उसने सबसे छोटा और हल्का हथियार चुना था, और वो कोई मामूली .22 कैलिबर की छोटी बंदूक नहीं थी। तो तकनीकी रूप से हमारे पास हथियार था, लेकिन हम ये बात जाहिर नहीं करना चाहते थे कि सिर्फ हम में से एक के पास हथियार था, और वो भी छोटा सा। लेकिन उस आदमी को ये बात तुरंत समझ आ गई। जैसे ही मेरे दोस्त ने कहा, हाँ हमारे पास हथियार है, वो इधर उधर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, तुम्हारी राइफलें कहाँ हैं? हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मेरे दोस्त ने खुद ही उसे बता दिया कि उसे सिर्फ पिस्तौल का परमिट मिला था। मुझे लगा कि अब वो हमें भाषण देगा कि जंगल में हमेशा बड़ी बंदूक या राइफल लेकर चलना चाहिए, लेकिन उस काली आंखों वाले आदमी ने बस धीरे से हंस दिया। फिर कुछ सेकंड तक आंख की लपटों को घूरता रहा और पूछा कि कोई कैंपफायर वाली डरावनी कहानियां सुना रहे थे क्या? अब हम 12 साल के बच्चे तो नहीं थे, हमारी उम्र 30 के करीब थी, इसलिए हम कोई भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुना रहे थे। और चूंकि हम मिडिल स्कूल के समय से दोस्त थे, इसलिए हम अपने पुराने दिनों और किशोरावस्था की यादों के बारे में बात कर रहे थे। हम ब्लडी मैरी, हुक वाले हाथ के हथियारों या सफेद कपड़ों वाली औरतों जैसी कहानियां नहीं सुना रहे थे। हमारे दिमाग में ऐसी कहानियां सुनाने का ख्याल भी नहीं आया था।
और खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब हम मैजिक मशरूम के असर में थे। इसलिए हमने उसे यही बताया कि नहीं, हम कोई डरावनी कहानियां नहीं सुना रहे थे। लेकिन तब उसने पूछा कि क्या हम एक कहानी सुनना चाहेंगे। वो आंख के पार से हमें देख रहा था और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान थी, जबकि वो हमारे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं और मेरे दोनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और फिर हमने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तब उस आदमी ने कहानी शुरू की। उसने कहा कि एक सच्ची कहानी है कुछ लड़कों की जो बिल्कुल हमारी तरह पीसीटी पर हाइकिंग ट्रिप पर निकले थे। वो 3 दोस्त लगातार 3 दिनों तक चलते रहे। फिर चौथी रात वो 3 बेवकूफ शहर के लड़के शराब पीकर झील के किनारे शोर मचाने लगे और उन्होंने उन अच्छे लोगों की शांति भंग कर दी जो पहाड़ियों के बीच अपना घर बनाए हुए थे। और यहीं से मामला अजीब होने लगा। जैसे जैसे वो अपने किरदारों का वर्णन करता गया, उसके शब्द और भी अपमानजनक होते गए। तभी मुझे शक होने लगा कि शायद वो हमारे बारे में ही बात कर रहा था। वो उन 3 शहर के लड़कों को तरह तरह के अपमानजनक नामों से बुला रहा था। वो कह रहा था कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि वो जंगल में जी सकते हैं, जबकि वो उन लोगों की जिंदगी का मजाक उड़ा रहे थे जिन्हें सच में ऐसे रहना पड़ता है। लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन तब हुआ कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहा है, जब उसने उस रात हमारी चांद की तरफ देखकर की गई हूटिंग और चीख पुकार का जिक्र किया। अब हमें गलत मत समझना। जब हमें समझ आया कि वो हमें तरह तरह की बुरी बातें कह रहा है तो हम गुस्से में आ गए। लेकिन एक बात थी जिसने हमें चुप रहने पर मजबूर कर दिया और उसे बोलते रहने दिया। उसे हमारी पूरी हाइकिंग के बारे में विस्तार से जानकारी थी। कितने दिन हुए थे, हम किस तरह के इलाके से गुजर रहे थे। वो सिर्फ उस रात झील के किनारे हमारी आवाजें सुनकर ये सब नहीं जान सकता था। वो आदमी कई दिनों से हमारा पीछा कर रहा था और उसी दिन हमने 19 मील की कठिन हाइकिंग भी की थी। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, वो लंगड़ाकर चलने वाला आदमी आखिर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल रहा था। इन सब बातों के बीच हमने चुप रहना ही बेहतर समझा और उसकी कहानी सुनते रहे। उस समय तक वो हमारी प्रतिक्रिया देखकर खुद से काफी खुश लग रहा था। वो हम पर हंसने लगा। उसे मजा आ रहा था कि हम कितने गुस्से और डरे हुए थे। और फिर कहानी के बहाने वो हमें बेवकूफ साबित करने लगा। उसने कहा कि जंगल में अपनी 5वीं रात वो 3 दोस्त कैंपफायर के पास ऐसे बैठे थे जैसे पत्थर हों, क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी एक खूबसूरत अजनबी उनके पास आता है और उनसे आग के पास बैठने की अनुमति मांगता है। और क्योंकि वो तीनों छोटे बच्चों जितने भोले थे, वो कहते हैं, हाँ जरूर, आकर बैठिए। फिर वो अजनबी उनके पास बैठकर बताने लगता है कि वो कितने खोखले दिमाग वाले मूर्ख हैं जो सिर्फ किस्मत की वजह से अब तक जिंदा हैं। कहानी के अंत तक वो हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें करने लगा था और जितनी गालियां और ताने मैंने यहां बताए हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमें सुना रहा था। अब हम तीनों उस आदमी और उसकी कहानी से पूरी तरह तंग आ चुके थे। आखिरकार मेरे एक दोस्त ने कहा, ठीक है, बहुत सुन लिया, अब मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए मिस्टर। लेकिन उस आदमी ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। वो हमारे बारे में ऐसे बोलता रहा जैसे हम वहां मौजूद ही ना हों। करीब 1 मिनट तक वो ऐसा ही करता रहा। फिर मेरा एक दोस्त खड़ा हो गया जो साफ तौर पर एक चेतावनी थी और उसने दोबारा उस आदमी से वहां से जाने को कहा। काली आंखों वाला आदमी एक पल के लिए रुका, मेरे दोस्त की तरफ देखा और फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा
कि वो तीन बेवकूफ़ हाइकर उस खूबसूरत अजनबी की बातों से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसकी पिटाई तक करने का सोच लिया। लेकिन उसी पल उन तीनों को एहसास हुआ कि वो खूबसूरत लेकिन लंगड़े पैर वाला अजनबी उनका पीछा अकेले नहीं कर सकता था। और उसी समय उन्हें यह भी समझ आया कि उस अजनबी पर हमला करना शायद बहुत मूर्खतापूर्ण फैसला होगा, खासकर तब नहीं अगर उसके कई रिश्तेदार आंख की रोशनी से थोड़ा आगे अंधेरे में छिपे इंतजार कर रहे हों और उन सबके पास इतना हथियार हो कि वो उन हाइकर्स को पलक झपकते ही हमेशा की नींद सुला दें। इसलिए जब वो अजनबी अपनी बात पूरी कर चुका था तो वो तीनों हाइकर वहीं चुपचाप बैठे रहे, बिल्कुल तीन डरे हुए बच्चों की तरह। और उन्होंने देखा कि वो अजनबी जिसका परिवार उन पहाड़ियों में बहुत बहुत लंबे समय से रहता आया था, उठकर वहां से चला गया। कहानी खत्म करते हुए उसने कहा, फिर मिलेंगे लड़कों। और फिर वो सचमुच उठ खड़ा हुआ और कहानी की तरह ही बिना पीछे देखे वहां से चला गया। लेकिन जब वो दूर जा रहा था तब हमें सिर्फ उसके कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी। हमें ऐसा लगा जैसे उसके साथ 1 दर्जन और लोगों के कदमों की आवाज भी आ रही हो। सब इतने करीब थे कि उनकी चाल साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो आंख की रोशनी से बाहर अंधेरे में गायब हुआ, हमने तय कर लिया कि उस रात हम वहां नहीं रुकेंगे। बंदूक तैयार रखकर और हाथों में टॉर्च लेकर हम वहां से निकल पड़े। हमने कई और मील पैदल चलने के बाद ही खुद को इतना सुरक्षित महसूस किया कि दोबारा टेंट लगा सकें। लेकिन उसके बाद भी वो एहसास हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था कि कोई हमें लगातार देख रहा है। ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं अरकानसस के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वहां की आबादी करीब 5,000 लोगों की थी। वो एक बिल्कुल साधारण रूढ़िवादी सोच वाला छोटा सा शहर था। गर्मियों में वहां भयानक गर्मी और उमस होती थी और सर्दियों में चारों तरफ अंधेरा और कड़ाके की ठंड रहती थी। मैं दक्षिणी इलाकों की उसी देहाती जिंदगी में बड़ा हुआ था। 4 व्हीलर चलाना, हर डियर सीजन में शिकार पर जाना और कभी कभी जंगल में जानवरों के लिए ट्रैप भी लगाना। यह घटना मेरे हाई स्कूल के आखिरी साल की है। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मेरे बहुत सारे दोस्त थे, एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी और एक पुरानी खटारा सी 1972 F100 फोर्ड पिकअप भी थी। और हाँ, वो पिकअप आज भी मेरे पास है। नवंबर का राइफल सीजन शुरू होने वाला था और मैं काफी समय से उसकी तैयारी कर रहा था। मेरा दोस्त ड्रू और मैं इस ट्रिप की कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वो शुक्रवार का दिन था, हफ्ते का आखिरी दिन और वीकेंड की शुरुआत। हमारा प्लान था कि नेशनल फॉरेस्ट के रास्ते पहाड़ पर चढ़ेंगे, वहां कैंप लगाएंगे और पूरा वीकेंड मजे से बिताएंगे। मैं सुबह ठीक 3 बजे उठा, अपने माता पिता के लिए एक नोट छोड़ दिया और अपना सारा सामान ट्रक के पीछे वाले हिस्से में रख दिया। फिर मैं ट्रक में बैठा और अपने दोस्त के घर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वो पहले से ही पोर्च पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अपना बैग ट्रक के पीछे रखा, फिर अपनी बंदूक भी उसी में रख दी। उसके बाद हम सीधे पहाड़ की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से हाइकिंग साइट का रास्ता शुरू होता था। पक्की सड़क से कच्चे रास्ते पर आते ही वही जाना पहचाना एहसास फिर से लौट आया। हमने गाड़ी रोकी, अपना सामान उठाया और पहाड़ की पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। उस वक्त करीब 7 बज रहे थे। पेड़ों के ऊपर से आती धूप की वजह से रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ
पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और गिलहरियां पेड़ों पर इधर उधर दौड़ते हुए आपस में चींची कर रही थी। करीब 3 घंटे की हाइक के बाद हम उस कैंप साइट तक पहुंच गए जिसे हमने अपने नक्शे में चिन्हित किया था। वहां पहुंचते ही हमने जल्दी जल्दी तिरपाल लगाए, फिर लकड़ियां इकट्ठा करके अच्छी सी आग जला ली। मैंने ड्रू से कहा कि मैं दोपहर के खाने का इंतजाम करके आता हूं और अपनी राइफल लेकर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। मैं करीब आधा मील दक्षिण की तरफ चलता रहा और फिर जंगल की घनी ट्री लाइन से बाहर निकल आया। मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार करता हूं। मैं एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे बैठ गया और आसपास किसी भी हलचल पर नजर रखने लगा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। तभी अचानक सारे पक्षी एकदम चुप हो गए। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि कानों में चुभने लगा। मेरे कानों में तेज सीटी बजने लगी। माहौल बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। मैं बिना जरा सा भी हिले धीरे धीरे अपने आसपास नजर दौड़ाने लगा और तभी मेरी नजर मैदान के दूसरी तरफ खड़े एक हिरन पर पड़ी। वो काफी दूर था, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे से अपनी राइफल उठाई और पहाड़ी के नीचे देखते हुए उसकी तरफ निशाना साधा। मेरी जगह से मुझे सिर्फ उसका सर और गर्दन ही दिखाई दे रहे थे। मुझे पता था कि अगर मैंने अभी गोली चला दी और निशाना चूक गया तो शायद इससे बेहतर मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वैसे भी वो एक मादा हिरन थी। लेकिन तभी मेरी नजर एक और अजीब चीज पर गई। उस हिरन का सर जमीन से जितनी ऊंचाई पर था वो किसी सामान्य हिरन के लिए बिल्कुल भी सामान्य नहीं था और उसकी हरकतें भी बहुत अजीब थीं। वो बाईं तरफ मुड़ा और जैसे जैसे वो घने अंधेरे जंगल में गया, सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अब मैं थोड़ा बेचैन हो चुका था, इसलिए बिना कोई शिकार किए ही कैंप की तरफ वापस लौटने का फैसला किया। मैं उन्हीं रास्तों और निशानों को याद करते हुए वापस चलने लगा जिन्हें आते वक्त देखा था। गिरा हुआ पेड़, सूखी हुई छोटी नदी, यही सब मेरे रास्ते के निशान थे। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच दूर मुझे हमारे तिरपाल दिखाई देने लगे। कैंप वापस पहुंचने के बाद हम पूरे दिन यूं ही छोटे मोटे कामों में लगे रहे। हमने कुछ खरगोशों का शिकार किया और फिर रात होने पर सोने का फैसला किया। मैं पूरी तरह थक चुका था, इसलिए अपने टेंट में घुसा और सीधे स्लीपिंग बैग में लेट गया। नींद आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगली सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए। माहौल अब भी उतना ही अजीब था जितना पिछले दिन था, बल्कि पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। एक बार फिर जंगल के सारे जानवर बिल्कुल खामोश थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अजीब बात यह थी कि हवा भी किसी बोझ की तरह भारी महसूस हो रही थी। आज तो एक पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई हिरन, ना कोई खरगोश, कुछ भी नहीं। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में शिकार ढूंढने निकल गए। हमें जोरों की भूख लग रही थी और सूरज ढलने तक हम चुपचाप बैठे किसी शिकार के आने का इंतजार करते रहे। लेकिन एक बार फिर बहुत तेजी से अंधेरा छाने लगा। कुछ देर बाद हम फिर मिले और मजबूरी में वो बीन्स के डब्बे खोलकर खाने पड़े जिन्हें हम एहतियात के तौर पर साथ लाए थे। हम चुपचाप खाना खा रहे थे कि तभी ड्रू अपनी जगह से उठा और बोला, पेशाब करके आता हूं। मैं वहीं बैठा पानी पीता रहा और आग की लपटों को हवा में लहराते हुए देखता रहा। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए मुझे एहसास होने लगा कि ड्रू को गए काफी देर हो चुकी थी। मैं चिंता करने ही वाला था कि तभी सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा और वहां से ड्रू बाहर आता दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा ऐसा सफेद पड़ चुका था
जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने बस इतना कहा, मेरे साथ चल। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस बार बार मुझे साथ चलने को कहता रहा। आखिरकार मैं उठा और उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चल पड़ा। हम शायद करीब 40 गज ही चले होंगे कि अचानक मेरी नाक में किसी भयानक सड़ी हुई चीज की बदबू आई। जितना हम आगे बढ़ते गए वो बदबू उतनी ही तेज होती गई। बदबू इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि जब अचानक ऊपर से कुछ मेरे कंधे पर आ गिरा, उसकी सड़ान मेरे अंदर तक उतर गई और मौत जैसी उस बदबू से मेरा पेट मचलने लगा। मैं झुककर उल्टी करने लगा और जो भी चीज मेरे कंधे पर गिरी थी वो नीचे जंगल की जमीन पर गिर गई। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च निकाली और जमीन की तरफ रोशनी डाली और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं पूरी तरह सुन्न रह गया। मेरे ऊपर से खून टपक रहा था। कांपते हुए मैं धीरे धीरे अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ ले गया। हमारे सर के ऊपर हर तरफ जानवरों के कटे हुए शरीर के टुकड़े लटक रहे थे। पेड़ों पर उनके अंग, हाथ पैर और शरीर के अलग अलग हिस्से टांगे हुए थे। एक गिलहरी पेड़ की टहनी पर किसी नुकीली लकड़ी में आर पार फंसी हुई लटक रही थी। मैंने ड्रू की तरफ देखा। उसके चेहरे का जरा सा भी रंग बाकी नहीं बचा था। अगले ही पल हम दोनों पूरी ताकत से भागते हुए वापस कैंप पहुंचे। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों कैंप के बीचों बीच रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम पूरी तरह घबराए हुए थे और बुरी तरह डरे हुए भी। आखिर ऐसी हालत में हम कर भी क्या सकते थे? हम कुछ सेकंड के लिए बैठ गए ताकि खुद को थोड़ा संभाल सके। फिर हमने जल्दी जल्दी अपना खाना और बाकी सामान वापस अपने बैग में ठूसना शुरू कर दिया और तभी हमसे बस कुछ ही गज दूर सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उस दिशा में रोशनी डाली जहां से आवाज आई थी। हम उस जगह से लगभग 8 गज की दूरी पर थे। मैंने टॉर्च जला दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। थोड़ी राहत की सांस लेते हुए हमने अपनी बंदूकें नीचे कर ली, लेकिन अगले ही पल हमारे सामने वाले पेड़ के पीछे से एक भयानक, असामान्य रूप से लंबा हाथ बाहर निकला। हमने एक पल भी इंतजार नहीं किया। हम पूरी ताकत से पहाड़ी से नीचे भागने लगे, कभी पूरी रफ्तार से दौड़ते, कभी लड़खड़ाते हुए भागते। उस वक्त हमारा शरीर जितना साथ दे सकता था, हम उतनी ही तेजी से भाग रहे थे। मेरे फेफड़े जलने लगे थे। टांगों में ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हो। फिर भी मैं रुका नहीं। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता कि ड्रू मेरे कितने पीछे है। मैंने अपनी टॉर्च बंद कर दी थी। ड्रू ने भी अपनी टॉर्च बंद कर दी। फिर हम एक पेड़ के सहारे बिल्कुल बिना हिले डुले चुपचाप लेट गए। चांदनी में मुझे ड्रू की ठंडी सांसें साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं और तभी मैंने उसे देखा। एक हाथ बहुत लंबा और हड्डियों जैसा पतला, पूरा खून से सना हुआ। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और उन पर टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए गंदे नाखून थे। वो ड्रू के कंधे को जकड़े हुए थे और ड्रू जोर जोर से चीखने लगा। जैसे ही मैं कुछ करने के लिए हिला, वो हाथ ड्रू को जंगल की जमीन पर घसीटते हुए ले जाने लगा। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरे शरीर ने मेरा साथ देना ही बंद कर दिया था। मैं बस कांपते हुए सब कुछ देखता रह गया। वो लगातार चीखता रहा और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। उसकी चीखें बंद हो गईं। मेरे दोस्त के छटपटाने की आवाज भी गायब हो गई और फिर चारों तरफ वही डरावना सन्नाटा लौट आया।
मैंने किसी तरह खुद को संभाला और फिर भागने लगा, लेकिन अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे गिरता चला गया, जब तक कि मैं जोर से एक पेड़ से नहीं टकरा गया। मैं वहीं रुक गया। मेरी पेट में तेज दर्द हो रहा था और गिरने से पहले ही मेरा टखना भी मुड़ चुका था। एक बार फिर सब कुछ खामोश था। झिंगुरों की भी कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा था। अब मेरी आंखें अंधेरे की पूरी तरह आदी हो चुकी थी, इसलिए मैं जंगल में काफी दूर तक देख पा रहा था। मैं बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा और आसपास ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे सूखे पत्तों के हिलने की आवाज सुनाई दी और फिर मैंने उस चीज को जंगल के बीच से गुजरते हुए देखा। उसका पूरा शरीर अजीब था, टेढ़ा मेढ़ा और किसी खिंचाव में जकड़ा हुआ। वो जिस तरह चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के हर एक इंच का हिलना उसके लिए असहनीय दर्द से भरा हो। उसे देखकर साफ लगता था कि कुछ बहुत गलत था। उसका शरीर लंबा और बहुत दुबला था। उसकी हड्डियां अंदर से चमड़ी को धक्का देती हुई साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो कई महीनों से भूखा हो। शुरुआत में मैं उसे पूरी तरह नहीं देख पाया, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया, उसने अपना चेहरा जमीन के बिल्कुल पास कर लिया और जंगल की मिट्टी को सूंघने लगा। वो मुझे ढूंढ रहा था। अब मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी ठुड्डी असामान्य रूप से लंबी थी। उसकी आंखें छोटी छोटी और मनकों जैसी थीं। उन आंखों के चारों तरफ काली पड़ी हुई त्वचा थी। उसकी चमड़ी गहरे सलेटी रंग की थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि लगभग पूरे चेहरे में फैला हुआ था। उसके सारे दांत बाहर निकले हुए थे, जो टेढ़े मेढ़े, टूटे हुए और बहुत खतरनाक दिख रहे थे। उसकी आंखें चमकीले पीले रंग की थी और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में खुद चमक रही हो। उसका मुंह और जहां शायद उसकी नाक होनी चाहिए थी, वो पूरा किसी लाल तरल से लथपथ था। वो लाल तरल उसके पूरे धड़ पर बहता हुआ जा रहा था। उस वक्त मैं उससे करीब 10 गज की दूरी पर था। फिर उसने एक बार और जमीन सूंघी, अचानक मेरी तरफ मुड़ा और चारों हाथों पैरों पर मेरी तरफ रेंगने लगा। तभी उसकी बदबू मेरे पास तक पहुंची। उससे कई दिनों से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। उल्टी मेरे मुंह तक आ गई, लेकिन मैंने किसी तरह उसे वापस निगल लिया। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि शायद अभी तक उसे मेरा पता न चला हो। मुझे पता था कि अगर बचना है तो बिल्कुल भी हिलना नहीं है। भगवान जाने मैं कितनी देर तक वहीं पड़ा रहा, जबकि वो चीज मेरे आसपास रेंग रेंग कर मुझे ढूंढती रही। लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। फिर मैंने पूरा जोर लगाकर बैग जंगल के अंदर फेंक दिया और जैसे ही बैग जमीन पर गिरा, मैं उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भाग पड़ा। मैं जितनी तेज भाग सकता था, पार्किंग लॉट की तरफ भागने लगा। पीछे से उसकी एक भयानक, तेज और गहरी चीख सुनाई दी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बैग उसका शिकार नहीं था। लेकिन मैं बिना रुके भागता रहा। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे नेशनल फॉरेस्ट लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। पीछे से फिर वही डरावनी चीख सुनाई दी, लेकिन मैं रुका नहीं और आखिरकार अपने ट्रक तक पहुंच गया। मैंने झटके से दरवाजा खोला, अंदर कूदा और तुरंत इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक के टायरों से कंकड़ हर तरफ उड़ने लगे। जैसे ही मैं वहां से तेजी से निकला, मैंने पीछे मुड़कर देखा।
वो चीज पार्किंग लॉट की रोशनी में खड़ी थी। अब वो पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। उसकी लंबाई करीब 9 फीट रही होगी। उसकी आंखों में नफरत थी या शायद भूख, मैं आज तक नहीं जान पाया। मैंने तुरंत सामने देखा और एस्केलेरेटर पूरी तरह दबा दिया। मैं तेजी से उस कच्चे रास्ते से निकलकर हाईवे पर पहुंच गया। जब मुझे लगा कि शायद अब मैं बच गया हूं, तब मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरे कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मेरा पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था और उस पर थोड़ा सा खून भी लगा था। मैंने घबराहट में सर खुजलाया और फिर ट्रक को सीधे सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ा दिया। मुझे शांत होने में काफी समय लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बार बार चीख पड़ता था। आखिरकार मैंने कुछ गेम वार्डन्स और पुलिस अधिकारियों को पूरी बात समझाई। अगले दिन वो सब ड्रू की तलाश में पहाड़ पर गए, लेकिन उसके बाद मैंने ड्रू को फिर कभी नहीं देखा। काफी समय बाद मेरे दादाजी मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे लंबी बात की। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताईं जिनके बारे में मैं पहले कभी नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि 1800 के दशक से ही उस इलाके में लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते रहे हैं और उनका अपहरण होता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने ये सब किया है, उस चीज को वो खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। ड्रू को आखिरी बार देखे हुए अब 8 साल हो चुके हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब मुझे उसकी याद ना आती हो। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आप लोग मेरी इस कहानी को एक चेतावनी समझना। अगर आप कभी कैंपिंग पर जाओ तो अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा कोई हथियार साथ रखना। और भगवान के लिए, जंगलों के बारे में जो डरावनी कहानियां आपने सुनी हैं, उन्हें कभी हल्के में मत लेना, वरना हो सकता है आपका अंजाम भी वही हो जो ड्रू का हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये दोनों कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशंस भी जरूर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।